Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with lecture number 2 of OPSC PGT Recruitment 2024. So today we'll discuss about Western schools of philosophy और जिसमें हम पढ़ेंगे existentialism, perennialism एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म. ठीक है, ये तीन मेजर फिलोसफीज हैं जो कि वेस्टर्न स्कूल्स को बिलोंग करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप सभी ने एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने बीएड यानी कि जो नेट के एग्जाम के टाइम में पढ़ा होगा. ठीक है, उसके साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे पेरेनियलिज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म. ये सभी कंटेम्पररी फिलोसफीज हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे. आगे चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म. ठीक है, क्या है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म? नाम से ही पता चलता है एग्जिस्ट करना, यानी यहाँ पे जिंदा रहना, खुद को एग्जिस्ट करना. ठीक है, टू सर्वाइव. एग्जिस्टेंशियलिज्म स्टेट्स दैट द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज सुप्रीम एंड इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस देन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन एंड द वर्ल्ड. यानी कि इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन, हर एक इंसान के लिए खुद को जीना, खुद जिंदा रहना और खुद को सर्वाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है rather than द नेशन एंड द वर्ल्ड. यानी कि चाहे देश चाहे दुनिया वो एग्जिस्ट करे या ना करे, आप खुद को जिंदा रखो, वही इंपॉर्टेंट है. यानी कि ये काफी हद तक आप कह सकते हो कि इंडिविजुअलिस्टिक है. ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए. यानी कि कैसे वो खुद को जिंदा रखेगा, खुद को सर्वाइव करेगा, वो इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया भाड़ में जाए. ठीक है, तो मतलब इस तरीके का इनका सोच विचार है. ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड जो कि एक डैनिश मिनिस्टर है एंड फिलोसोफर है, इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. सोरेन किरकेगार्ड इसके जनक है, जो कि एक डेनमार्क के एक मिनिस्टर है और फिलोसोफर भी है. इट अटेन्ड इट्स जेनिथ इन द यूरोप फॉलोइंग द डिसएन्चैंटमेंट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद यूरोप में ये ज्यादातर प्रचार हो गया, यानी सभी को पता चला इसके बारे में. उससे पहले बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि वॉर के बाद सभी बिखर गए थे. कोई अपना फैमिली खो चुका था, कोई अपना सब कुछ खो चुका था, तो उसके बाद जीने का कोई मकसद ही नहीं था. उसके बाद आया एग्जिस्टेंशियलिज्म, उनको एक प्रकार से कॉन्सोलेशन दे दिया कि खुद को जिंदा रखना सीखो दुनिया में, यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म मैन हैज बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि इंसान बस एक हथियार बन के रह गया है अपने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. ये जो बहुत सारे फैक्ट्रीज हम देख रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए हैं, इसके हाथ में, यानी जो पूंजीवादी जिसको हम कहते हैं, तो उनके हाथों में बस हम एक कठपुतली बन के रह गए हैं. ठीक है, अपना जो हकीकत है, अपने बारे में, अपना जो हुनर है, अपने अंदर जो टैलेंट है, अपना जो मिशन होता है, ठीक है, मकसद होता है अपने जिंदगी में, वो हम भूल चुके हैं. बस हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं. ठीक है, जहां पे सिर्फ काम और पैसा देखा जाता है. The notion is that human exists first and then each individual spends a lifetime changing their essence or nature. सबसे पहला इन्होंने कहा कि पहले जिंदा रहो, उसके बाद अपने जिंदगी भर अपना आइडेंटिटी बनाता रहना और अपना इंडिविजुअलिटी जो है, या फिर आपका जो नेचर है, या फिर जो एसेंस है, या फिर आपका जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो आप बनाते रहना. पहले जिंदा रहो, पहले सर्वाइव करो, उसके बाद अपना एसेंस क्रिएट करना, या फिर अपना हुनर डेवलप करना, या फिर अपना खुद का एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना. ठीक है, चीफ कंट्रीब्यूटर्स ये लोग हैं सोरेन किरकेगार्ड, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि वो एक डैनिश मिनिस्टर थे और ये एक फिलोसोफर है जो कि यूरोपियन फिलोसोफर है. ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बात किया. मार्टिन हेडगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो किताब इन्होंने लिखा था बीइंग एंड टाइम, ये किताब है, याद रखिएगा. इन्होंने ये किताब लिखा था बीइंग एंड टाइम, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि क्या होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस और क्या मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक केयर, एंग्जाइटी, गिल्ट. ठीक है, अबव ऑल डेथ इज ब्रॉट आउट हियर, यानी कि सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं वो. जॉन पॉल सार्ट्रे, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस दिया कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. ठीक है, एग्जिस्टेंस पहले आता है, फिर एसेंस आता है, यानी पहले जिंदा रहते हैं, फिर अपना आइडेंटिटी या फिर अपना जो है एक एक अपना खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, या फिर खुद का एक इमेज क्रिएट करते हैं दुनिया में. ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक नेट्स. इन्होंने कहा
कि गॉड इज डेड, मतलब भगवान मर चुके हैं, और ये भी एक राइजिंग फिगर है एग्जिस्टेंशियलिज्म के। ठीक है, तो ये हो गए चीफ कंट्रीब्यूटर्स। उसके बाद आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, इनका मानना ये था कि रियलिटी इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। रियलिटी क्या होता है? बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। आप जिंदा हो वही हमारे लिए रियल है, वही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। ठीक है, जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर और बाकी चीजों का क्या लेना देना। ठीक है, मैन इज नथिंग बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। इंसान कुछ नहीं होता है, बस अपने आप को आप क्या बनाते हो वही इंपॉर्टेंट होता है। They wish to restore the status of human being which she or he has lost in this advanced technological and mechanized society. मतलब इंसान अपना जो आइडेंटिटी है, इंसान अपने आप को खो चुका है इस टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल वर्ल्ड में। ठीक है, हम ये सारे के सारे जो बोलते हैं ना कि आधुनिक चीजों में हम अपने आप को खो चुके हैं। अब हमको खुद को रिस्टोर करना होता है, यानी फिर से हमें वही जिंदगी प्राप्त करने हैं, वहीं पे वापस चले जाने हैं जहां पे खुशियां थे, जहां पे हम खुद को समझते थे, अपने फैमिली को समझते थे और खुद के लिए जीते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंस दिया गया है ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करने के ऊपर। एम्फेसिस इज गिवन ऑन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन। फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स फ्रॉम द इनवर्डनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एग्जिस्टेंस को आप तभी समझ सकते हो जब आप अपने अंदर जो इंसान है उससे मिलोगे या फिर उनसे बातें करोगे। दैट नॉलेज इज वैलिड विच इज ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वही वैलिड नॉलेज होता है। यानी कि अगर हमारे लिए कोई चीज वैल्यूएबल नहीं है तो वो नॉलेज भी वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटाफिजिक्स। रियलिटी क्या है? मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया। फॉर देम रियलिटी इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। रियलिटी क्या है? एग्जिस्ट करना। इट कैन बी सॉट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर ओन फीलिंग्स, ओन सिचुएशन एंड ओन सोल। यहाँ पे ओन सोल होगा, यहाँ पे आवर सोल्स टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ओन सोल। यानी कि जो एग्जिस्टेंस है खुद के बारे में वो कब पता कर सकते हैं? जब वो अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने सिचुएशंस के बारे में और अपने सोल यानी आत्मा के बारे में पता कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं और खुद को रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, आप दुनिया को समझेंगे बाद में, खुद को पहले समझ लो। ठीक है, जब आप अपने आप को समझ लेते हो, अपने फीलिंग्स को समझ लेते हो, तब आप दुनिया को समझते हो। इसलिए यहां पे कहा गया पहले अपने फीलिंग्स, अपने सिचुएशन, अपने सोल को समझो, उसके बाद दुनिया को समझ लेना। ठीक है, सो ओनली दैट इज रियल विच इज पर्सनल, यानी कि रियलिटी इज पर्सनल। आपके लिए दुनिया जो है मेरे लिए वो नहीं है, आपके लिए जो खुशी है वो मेरे लिए खुशी नहीं है। ठीक है, मैन क्रिएट्स इट्स मीनिंग इन द वर्ल्ड। हम खुद का मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं। देखिए, किसी को अकेला रहना पसंद है, किसी को ग्रुप में रहना पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी को सोना और खाना पसंद है। यानी आप अपने मीनिंग को खुद बनाते हो, अपने खुशियां खुद क्रिएट करते हो। सो इट इज वेरी मच पर्सनल। A human being's fundamental drive or urge should be to exist and to be recognized as an individual. एक इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ड्राइव या फिर अर्ज जो मतलब हमारे जो जरूरतें हैं वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला जरूरत ये है कि हम अपने आप को मतलब जीवित रखें। ठीक है, सरवाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके और हमें एक इंसान के तौर पे देखा जाए। बस ये हमारा बेसिक नीड है, बेसिक हमारा जरूरत है। उसके बाद जो मिलेगा वो देखा जाएगा। दिस विल गिव हिम और हर अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ। जब आप जिंदा रहोगे और आपको एक इंसान के तौर पे देखा जाएगा, तब आप जिंदगी में कुछ मीनिंग बना सकते हो, कोई मतलब बना सकते हो और लाइफ को समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं नॉलेज पे, एपिस्टेमोलॉजी। यहां पे कहा गया देयर वाज नो नॉलेज बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर विल बी नो नॉलेज आफ्टर हर हिम। यानी कि हमारे पहले, इंसानों से पहले कोई नॉलेज था ही नहीं और हमारे बाद भी कोई नॉलेज आएगा नहीं। यानी इंसान का मतलब आप नहीं, पूरा इंसानियत, जितने इंसान हैं उनसे पहले कोई नॉलेज नहीं था, इंसानों के बाद कुछ नॉलेज आएगा भी नहीं। नॉलेज एनहांसेस फ्रीडम, यानी कि नॉलेज आने से ही आपको फ्रीडम मिलता है। देखिए, आपके पास नॉलेज है इसलिए आप
फ्री हो। फ्रीडम के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या आप अपने आप को फील कर सकते हो कि हाँ मुझे जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा मैं जहाँ मतलब जा करके कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर लिखा सकता हूँ? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यू डोंट हैव नॉलेज। व्हेन यू हैव नॉलेज यू हैव फ्रीडम, यू हैव विजडम। ठीक है, माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। माइंड ही सोर्स है सारे नॉलेज का। नॉलेज इज वैलिड विच इज ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल। मैंने कहा था कि नॉलेज वही वैलिड होगा जो हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेल्फ नॉलेज इज द की टू ऑल नॉलेज। सेल्फ नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्फ नॉलेज के बाद ही बाकी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, देन आता है वैल्यूज, एक्सोलॉजी। देयर इज नो इटर्नल, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड वैल्यूज। वैल्यूज आर फ्रीली चोजन एक्ट ऑफ मैन। यानी कि यहां पे कहा गया कोई फिक्स्ड इटर्नल और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू चेंज होता है। और वैल्यू कैसे होता है? वैल्यू खुद चॉइस करता है मैन, यानी कि इंसान खुद वैल्यूज को सिलेक्ट करता है जो उसे वैल्यू पसंद है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ही गुस्से किस्म के हैं, तो आपके वैल्यूज आपके अनुसार आप चूज करोगे, ये मेरा वैल्यू है, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा, ये मेरा वैल्यू है। अगर आप मान लीजिए बहुत ही शाई इन नेचर हो, तो आप सभी चीजों पे सबको सॉरी बोलोगे, प्लीज बोलोगे, ये सब आपके वैल्यूज हैं। यानी कि इट इज अप टू यू, इट इज अप टू द मैन। ठीक है, द अग्री दैट as long as the empirical spirit remains alive, it must remain open to correction as there are no fixed values। यानी कि जब तक आपके अंदर इंसानियत है, यानी कि एम्पिरिकल स्पिरिट है आपके अंदर, यानी कि हर चीज में रीजन ढूंढना, प्रूफ करना, ये सब आपके अंदर है, तब तक आप अपने आप को चेंज करते रहिए, क्योंकि देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू। कभी कभी आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि आप आज जो सोचते हो वो कल नहीं सोचोगे, वो भी बदल जाएगा। ह्यूमन बीइंग इन्वेंट्स लॉ फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वेंट करता है क्या? लॉ फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, डज नॉट पिन हिज और हर फेथ इन प्री एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज। यानी ह्यूमन बीइंग अपना खुद का नियम, यानी कि खुद का लॉ खुद बनाता है, और ये कोई भी प्री एस्टेब्लिश्ड वैल्यू, यानी कि जो कि पहले से ही रखा हुआ है जो वैल्यूज, वो एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पुराने वैल्यूज है, पुराने मतलब मूल्यबोध है, जिसको हम अभी इस जमाने में वो उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो पहले इन्होंने कहा कि टू एडुकेट द होल चाइल्ड नॉट जस्ट वन, यानी कि ये कहते हैं एक पूरे बच्चे को पढ़ाया जाएगा, पूरे बच्चे को सिखाया जाएगा। पूरा बच्चा, होल चाइल्ड का मतलब क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि उसका पूर्णांग विकास होगा, यानी कि उसका पूरा का पूरा विकास किया जाएगा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, कुछ भी हो, वो हमें एक स्टूडेंट को या फिर एक बच्चे को पूरा का पूरा डेवलप कराना है, ना कि एक ही पार्ट या फिर एक ही साइड। ठीक है, दे फोकस ऑन एनरिचमेंट ऑफ माइंड, यानी कि माइंड को एनरिच कराना है, यानी हमारे दिमाग को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है, और भी ज्यादा शार्प बनाना है। दे वॉन्ट मैन टू लीड अ गुड लाइफ थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन। हम चाहते हैं, यानी शिक्षा ये चाहता है कि इंसान एक अच्छा जिंदगी बिताए, एक अच्छा जिंदगी बना सके। ठीक है, टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी is gained by how an individual relates to and values his or her relation। यानी कि शिक्षा चाहता है कि आप खुद को जान सको, डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, आप खुद को जान सको, अपने कमियों के बारे में, अपने हुनर के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेसेस के बारे में आपको पता चले। इज गेन्ड बाय हाउ एन इंडिविजुअल रिलेट्स, यानी कि आप कैसे रिलेट करते हो अपने वैल्यूज को, और कैसे अपने रिलेशन को रिलेट करते हो, आप कैसे रिलेट करते हो अपने करंट सिचुएशन को, आप किस तरह से डील करते हो हर एक सिचुएशन में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। The purpose of education is to build character, to optimize potential and creativity and to enhance the quality of life through knowledge। यानी कि शिक्षा का ये भी लक्ष्य होता है कि एक अच्छा इंसान बनाया जाए, to build character, एक अच्छा चरित्र बनाना है आपको। ठीक है, और क्या होता है? टू ऑप्टिमाइज पोटेंशियल, आपके अंदर जो आपका हुनर है, आपके अंदर जो कलाएं हैं, आपके अंदर जो यानी जो आपके अंदर जो स्किल्स है, उसको हमें डेवलप कराना है। और क्रिएटिविटी, आप कुछ नया क्रिएट करोगे। और टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो आप जिंदगी जीते हो उसका जरिया, उसका तरीका और भी बेहतर बनाने के लिए हमें नॉलेज मिलेगा, जो कि एजुकेशन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं करिकुलम। क्या पढ़ाया जाएगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म डू नॉट एडhere टू रिजिड करिकुलम। कोई फिक्स्ड, रिजिड यानी कि स्टैग्नेंट
अनचेंजिंग करिकुलम नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहता है करिकुलम शुड बी चेंज्ड, ठीक है। इन टीचिंग आर्ट existentialism encourage individual creativity and imagination more than copying and imitating established model। हम जब आर्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, हम क्या करते हैं, पुराने पिक्चर्स को, जो भी पिक्चर्स है, टेम्पल्स है, उसको देख करके उसी को रिपीट करते रहते हैं, एप्पल, एरोप्लेन ऐसे बनाते रहते हैं। लेकिन यहां पे कहा गया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है आप कुछ नया बनाओ, अपने आप से इमेजिन करो, और जो इमेजिनेशन में आता है उसी को पेंट करो, उसी को आर्ट में कन्वर्ट करो, और कोई पुराना चीज कॉपी मत करो, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू आता है। The central place is given to humanities, poetry, drama, music, art, novels, etc. as they exert the human impact in revealing man's inherent guilt, sin, suffering, tragedy, death and love। सबसे सेंट्रल प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है ह्यूमैनिटीज को। ह्यूमैनिटीज क्या होता है, सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, जैसे पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, नॉवेल। इसमें क्या होता है, हम अपने आप को पहचानते हैं। जैसे कि पोएट्री, कोई पोएट्री है, जैसे हम पढ़ते हैं द सॉलिटरी रिपर पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे द रोड नॉट टेकन, ये सब पढ़ने से हमें खुद के बारे में पता चलता है, इंसान के इंसानियत के बारे में पता चलता है, क्या हमें करना चाहिए जिंदगी में वो पता चलता है। म्यूजिक, आर्ट, ये सब हमें जिंदगी जीने में मदद करते हैं, चाहे वो इनहेरेंट गिल्ट हो, सिन हो, सफरिंग हो, ट्रेजेडी, डेथ, लव, ये सब के बारे में हमें रूबरू कराता है, ये सबको हमें जानना है। Apart from these, moral and religious education are also promoted by them। यहाँ पे कहा गया ना कि सिर्फ ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, बल्कि हमें मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, ठीक है, और मतलब हमारा नैतिक शिक्षा, ये सब हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ लर्निंग। हम कैसे पढ़ेंगे? लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंक्लूड्स ए ग्रेट डील ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद द टीचर हु रिलेट्स टू ईच स्टूडेंट ओपनली एंड ऑनेस्टली। यानी कि जो लर्निंग रहेगा, सीखेंगे कैसे? सेल्फ पेस्ड, अपने पेस के अनुसार, अपने मतलब रफ्तार के अनुसार सीखिए, जितना हम कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक दिन में 2 घंटा पढ़ सकते हो, तो आप 2 घंटा ही पढ़ो, उसी के हिसाब से पढ़ो। अगर आप मान लीजिए 1 घंटा पढ़ सकते हो, 1 घंटा पढ़ो, 6 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे पढ़ो। सेल्फ डायरेक्टेड, जो आप पहले पढ़ना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसी तरीके से करो, मतलब अपने तरीके से सब कुछ करो। और इंडिविजुअल कांटेक्ट रहेगा आपका टीचर के साथ, ताकि आप क्या कर सकते हो, टीचर से सलाह ले सकते हो। Obviously, on self-respecting existentialist would employ the traditional lecture recite assign test method। यानी कि अगर देखा जाए, ये ट्रेडिशनल मेथड को भी फॉलो करते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, रिसाइट मेथड, असाइन एंड टेस्ट मेथड। यानी लेक्चर पढ़ाते हैं, उसको रिपीट करते हैं, देन असाइनमेंट देते हैं, मतलब कोई काम असाइन करते हैं, देन लास्टली आपका टेस्ट होता है। यही मेथड होता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड, करते करते भी सीखते हैं। लेकिन एनी मेथड विच फोस्टर्स ग्रुप थिंकिंग और ग्रुप एक्शन, यानी कि कोई भी मेथड अगर ग्रुप में किया जा रहा है, दैट विल बी एलियन टू द एग्जिस्टेंशियलिज्म। यानी ये ग्रुप मेथड को डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ स्कूल। स्कूल क्या होता है? फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द रोल ऑफ इंडिविजुअलिटी शुड प्ले इन द development of an application of educational methodology, it is quite evident that none of the traditional agency of education can claim the primary right to educate। यानी कि स्कूल के अलावा कोई और ट्रेडिशनल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन किससे प्राप्त होता है, फैमिली, चर्च, स्टेट, कोई भी इसका प्राइमरी राइट टू एजुकेशन नहीं ले सकता है। बस एक ही ले सकता है, वो है स्कूल, जो कि स्कूल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द बेसिक एजुकेशन, ठीक है। जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें स्कूल ही प्रोवाइड कर सकता है। स्कूल शुड प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर वेयर द इंडिविजुअल्स डेवलप इन अ हेल्दी वे। स्कूल ऐसा एक वातावरण हमें देगा जहां पे एक इंसान अच्छी तरीके से, वो भी मतलब एक अच्छा मतलब वातावरण रहेगा जहां पे वो पढ़ाई करेगा और बहुत कुछ सीखेगा। Any subject in school can present existential situation for teaching and the development of human beings। Aim of school task should be to nurture self-discipline and cultivate self-evaluation। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट स्कूल का हो, वो क्या कर सकता है? एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और हमारे अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ह्यूमन लर्निंग्स है, उसको डेवलप कर सकता है। उसके साथ ही साथ एम ऑफ स्कूल क्या होता है, यानी स्कूल का लक्ष्य क्या होता है? टू नर्चर सेल्फ डिसिप्लिन। वो सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है और सेल्फ इवैल्यूएशन सिखाता है। ठीक है, खुद को कैसे जानेंगे, खुद को कैसे डिसिप्लिन करेंगे और खुद को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद टीचर आते हैं। टीचर रोल क्या होता है टीचर का? टीचर्स रोल इज टू हेल्प
students define their own essence by exposing them to various paths they may take in life and creating an environment which they may freely choose their own preferred way. यानी टीचर का ये रोल रहता है कि एक स्टूडेंट को हम हेल्प करेंगे खुद को जानने के लिए, अपने एसेंस के बारे में जानने के लिए, और जिंदगी में क्या क्या बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, क्या करना है लाइफ में, तो उसको अच्छा एक पैथ शो करना हमारा एक मतलब अच्छा रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य होता है, ये रोल ऑफ टीचर होता है। और उसमें से उसको चॉइस देना कि तुम जो चूज करना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, आप इनमें से चूज कर सकते हो। टीचर मस्ट फोस्टर इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ हमें टीचर ही इंश्योर करता है। सिंस फीलिंग इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम रीजन इन डिसीजन मेकिंग, द एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिमांड द एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन, नॉट जस्ट द माइंड। यानी कि जो फीलिंग होता है ये रीजन से अलग नहीं होता है इन डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो फीलिंग और रीजन दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन नॉट जस्ट द माइंड। यानी कि देखिए फीलिंग और रीजन, रीजनिंग मतलब माइंड का काम और फीलिंग मतलब हार्ट का काम, यानी दोनों अलग नहीं होते हैं। इसीलिए होल पर्सन, हम सिर्फ और सिर्फ माइंड को ट्रेनिंग नहीं देंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे पूरे के पूरे एक इंसान को ही पढ़ाना। रोल ऑफ लर्नर क्या होता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहते हैं कि उन्हें फुल फ्रीडम दे दो स्टूडेंट को, ठीक है। दे वांट टू गिव फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड, बट द चाइल्ड शुड नो द नेचर ऑफ सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज हिज बीइंग एंड कन्वर्ट इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। यानी कि आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा बच्चे को, लेकिन यहाँ पे आपको इम्परफेक्शन को परफेक्शन में कन्वर्ट कराना होगा। They do not want the child to become selfish, autocratic and irresponsible. वो नहीं चाहते हैं कि चाइल्ड जो है वो सेल्फिश बन जाए, खुदगर्ज बन जाए, ऑटोक्रेटिक बन जाए, यानी कि वो मतलब एक राजा की तरह ऑटोक्रेट होगा या फिर इररिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। फ्रीडम इज नीडेड ओनली फॉर नेचुरल डेवलपमेंट। फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, प्राकृतिक विकास के लिए चाहिए। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड पावर एंड द नीड्स। बच्चे के मतलब शक्तियों के अनुसार और उनके जरूरतों के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। क्लियर है? देखिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है और क्लियर हो रहा है, एक बार जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारे के सारे जो क्लासेस हम कर रहे हैं वो टेलीग्राम में अपडेट हो रहा है। टेलीग्राम का चैनल है OPSC PGT करके, तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे और MCQs जो हम प्रैक्टिस कराते हैं जो कि यूट्यूब में नहीं होता है वो हम टेलीग्राम चैनल में कराते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको डिटेल्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पेरेनियलिज्म, देखिए पेरेनियलिज्म एक वर्ड है जिससे आपको क्या पता चलता है। पेरेनियल हमने बहुत बार सुना है, पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर, व्हाट इज मेंट बाय पेरेनियल। तो पेरेनियल क्या होता है? हम अगर कहें पेरेनियल तो पेरेनियल का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट मतलब जो कि कांस्टेंट है, जो कि हमेशा, पेरेनियल रिवर मतलब जो नदियां हमेशा बहते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो परमानेंट, तो परमानेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिलॉसफी ओल्ड इज गोल्ड पे बिलीव करेगा। जैसे आइडियलिज्म, ये ओल्ड इज गोल्ड पे बिलीव करेगा। ओल्ड इज गोल्ड क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे परमानेंट चीजों को और पुराने चीजों को इंपॉर्टेंस देगा। A great deal of colonial and post-colonial American education up to 19th century was dominated by perennialistic thinking। और अगर बात करें तो 19th century में colonial और post-colonial American education में perennialistic thinking से ही पढ़ाया जाता था, यानी education was dominated by perennialistic thinking। It was Aristotle who was the harbinger of perennialism, यानी कि सबसे पहले अगर कोई इसके बारे में बात किया है तो वो है एरिस्टोटल। लेकिन उसके बाद सेंट थॉमस एक्विनाइस को हम मानते हैं फादर ऑफ पेरेनियलिज्म, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ही मॉडिफाई किया और इसको एक क्लियर कट पिक्चर दिया कि व्हाट इज पेरेनियलिज्म। पहले एरिस्टोटल जो बात करते थे उसमें ज्यादा क्लियर नहीं होता था, लेकिन जब सेंट थॉमस एक्विनाइस ने इसके बारे में क्लियर किया, उसको मॉडिफाई किया, तो पता चला पेरेनियलिज्म क्या होता है। द फिलॉसफी ऑफ थॉमस एक्विनाइस इज कॉल्ड स्कॉलास्टिक रियलिज्म। इसको स्कॉलास्टिक रियलिज्म कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपको पता है रियलिज्म क्या है? जो रियलिटी पे बिलीव करता है, जो अभी प्रेजेंट में है उसको बिलीव करता है। और स्कॉलास्टिक को तो पता है, जो कि स्कॉलास्टिक एरियाज होते हैं या फिर जो लर्निंग चीजें होते हैं उसको स्कॉलास्टिक कहते हैं। इट लेज स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ इटर्नल ट्रूथ इन ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पे इटर्नल ट्रूथ यानी कि जो आध्यात्मिक सच्चाई है उस पर ये बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू पेरेनियलिज्म परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज। अभी मैंने कहा था
ये चेंज पे बिलीव नहीं करता है, परमानेंस पे बिलीव करता है, यानी कि स्टैग्नेंट, स्टैटिक, इस पे बिलीव करता है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉन्जर्वेटिव एजुकेशनल फिलोसफी, ये सबसे पुराना, सबसे कॉन्जर्वेटिव यानी कि बहुत संरक्षित एक फिलोसफी है एजुकेशन में। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट बिलीव्स इन परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या होता है? रियलिटी इज परमानेंट। रियलिटी क्या होता है? परमानेंट होता है। इट बिलीव्स इन एजुकेशन विच आर पेरेनियल एंड कंटिन्यूइंग, उस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए जो कि पेरेनियल यानी कि हमेशा के लिए रहेगा, परमानेंट, और कंटिन्यूइंग, ये कभी रुकेगा नहीं, कंटिन्यू करता रहेगा, उसी पे ये बिलीव करता है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी ऑफ मैन। रैशनैलिटी मतलब मैंने कहा था व्हाट इज रैशनैलिटी, कमेंट में जरूर बताइए व्हाट इज रैशनैलिटी। ठीक है, पॉज करके बताइएगा क्योंकि मैं बता दे रहा हूं रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मींस द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सच्चाई है कौन सा झूठ है, उसको हम रैशनैलिटी कहते हैं। ट्रूथ एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वो पता कर पाने का जो सेंस होता है, जो एबिलिटी होता है, जो कैपेबिलिटी होता है, उसको हम रैशनैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम किस पे फोकस करते हैं? रैशनैलिटी कैसे डेवलप कर सके इंसानों के अंदर, वो उस पे हम फोकस करते हैं। दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। कंजर्वेटिव यानी कि पुराने चीजों पे वो बिलीव करते हैं, जैसे होता है ना कि बहुत पुराने जमाने के थिंकर्स, वो है कंजर्वेटिव। और इनफ्लेक्सिबल, वो कभी चेंज नहीं करेंगे अपने चीजों को, वो इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट रियलिटी कम्स फ्रॉम फंडामेंटल फिक्स्ड ट्रूथ स्पेशली रिलेटेड टू गॉड। रियलिटी क्या होता है? रियलिटी कहां से आता है? कि वो आता है फंडामेंटल फिक्स्ड ट्रूथ, कुछ ऐसे सच्चाई है जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे, ट्रूथ रहेंगे। और बेसिकली ये सारे के सारे सच्चाई किसके साथ रिलेटेड है? रिलेटेड टू गॉड, भगवान के साथ वो रिलेटेड है। ठीक है, इट बिलीव्स दैट पीपल फाइंड ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड रिविलेशन एंड दैट गुडनेस इज फाउंड इन रैशनल थिंकिंग। ये कहते हैं कि ट्रूथ कहां पे होता है? रीजनिंग और रिविलेशन। रीजनिंग, रीजन करना, क्या है इसका कारण, वो खोज पाना। और रिविलेशन, रिविलेशन का मतलब होता है कोई चीज, सच्चाई बाहर आना, उससे पता चलता है। और गुडनेस यानी कि हर एक अच्छा चीज कहां पे मिलेगा? अच्छा चीज कहां पे मिलेगा? रैशनल थिंकिंग पे। अगर आप सोच सकते हो, सोच समझ सकते हो, सही और गलत सोच सकते हो, वही आपका अच्छाई है। ठीक है, इट बिलीव्स इन रिग्रेसिव रोड टू कल्चर। ये एक रिग्रेसिव रोड टू कल्चर है, यानी कल्चर को रिग्रेसिव यानी कोई बदलाव नहीं आएगा, वहां का वहां रहेगा। ठीक है, मेटाफिजिक्स, रियलिटी क्या है? इट बिलीव्स द बेसिक आइडियाज, आइडियल्स, principles, practices, those are continuing since time immemorial are real and true। वही practices, वही ideas, वही principles सही है जो कि सबसे पहले टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, यानी जो पुराने चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें पहले से स्टार्टिंग में जो थे वही रियल है, वही ट्रू है। ठीक है, मतलब आज तक कोई बदलाव आया नहीं है और वही रियल है। अगर कोई बदलाव आता है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, ये कहते हैं पेरेनियलिस्ट। रियलिटी इज अनचेंज्ड एंड परमानेंट। रियलिटी चेंज नहीं होता है बल्कि परमानेंट होता है। फॉर द पेरेनियलिस्ट एग्जिस्टेंस इज ऑफ हायर ऑर्डर देन एसेंस। एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है एसेंस से। ठीक है, पेरेनियलिस्ट बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम एंड मैटर विच मेक अप देयर एसेंस। यहाँ पे फॉर्म होगा, फॉर्म एंड मैटर। ठीक है, मतलब हर एक चीज जो है वो फॉर्म से बनता है और मैटर से बनता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो बनाए जाते हैं उसका एक आकार होता है और उसमें कुछ मतलब मैटर होते हैं, कोई चीज होता है, वस्तु होता है, उसमें कोई जैसे कोई भी मेटल होता है, ठीक है, वो होता है और उसी से उसका एसेंस बनता है। से फॉर एग्जांपल आप जब कोई मतलब कि एक गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, गाड़ी में कुछ फॉर्म दिया गया है, उसको कोई शेप डिजाइन दिया गया है और उसमें कुछ मटेरियल्स लगाए गए हैं, तभी जाकर के उसका एसेंस आया, उसका आइडेंटिटी आया। ठीक है, इट बिलीव्स दैट पीपल फाइंड ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड रिवलेशन एंड दैट गुडनेस इज फाउंड इन रैशनल थिंकिंग। ये मैंने ऑलरेडी कह दिया। अब आगे चलते हैं, नॉलेज क्या है एपिस्टेमोलॉजी में। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज अक्वायर्ड फ्रॉम ग्रेट बुक्स, क्लासिक्स, फिलोसफीज, लिटरेचर, नॉलेज ऑफ ऑल टाइम, knowledge of all time importance and utility are real knowledge and worthy of acquisition। ज्ञान जिससे मतलब कहां से मिलता है? रियल जो होता है ना, कि जो रियल होते हैं सारी चीजें, वो रियल चीजें हमें कहां पे देखने को मिलेगा? ग्रेट बुक्स, जैसे कि बहुत सारे एपिक्स, ठीक है, किताबों में मिलेगा, पुराने किताबों में, क्लासिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, ये सब मिलेगा। और नॉलेज ऑफ ऑल टाइम, ऐसे कुछ नॉलेज है जो कि मतलब सभी दिनों के लिए, यानी कि पूरे के पूरे जिंदगी के लिए ये नॉलेज है जो कि हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। वही नॉलेज
रियल होता है और उसी को हमें अक्वायर करना चाहिए, इट इज वर्थ ऑफ एक्विजिशन, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। फिलोसॉफिकल विजडम एंड साइंटिफिक नॉलेज आर रियल, फिलोसॉफिकल विजडम रियल है और साइंटिफिक नॉलेज रियल है, ठीक है। नॉलेज विच आर अवेलेबल आर ऑलरेडी वेरीफाइड, नॉलेज जो ऑलरेडी अवेलेबल है दुनिया में, मतलब जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है उसको हमने वेरीफाई किया है, टेस्ट किया है और एक्सेप्ट किया है। यानी कि जो भी अवेलेबल नॉलेज है वही ट्रू है, क्योंकि इसको वेरीफाई किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है और इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, इसको वेरीफाई किया गया है, टेस्ट किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए वो एक नॉलेज है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। फॉर पेरेनियलिस्ट ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू रीजन एंड इंट्यूशन, पेरेनियलिस्ट के लिए जो ट्रूथ होता है, जो सच्चाई होता है, इट इज थ्रू रीजन एंड इंट्यूशन, रीजन से पता चलता है या तो इंट्यूशन, कभी कभी हमारे मतलब बैठे बैठे बहुत सारे सोच दिमाग में आ जाते हैं, वही होता है इंट्यूशन, ठीक है। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, ट्रूथ कैन बी नोन बाय मैन थ्रू रीजन, नॉलेज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, यानी नॉलेज किसी को भी कैसे भी आ सकते हैं। ट्रूथ कैन बी नोन बाय मैन थ्रू रीजनिंग, रीजनिंग के थ्रू हमें नॉलेज मिल सकता है। द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई भी चीज जो हम दुनिया में देखते हैं उसका सबसे पहला, कोई भी चीज का सबसे पहला रीजन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड है इसलिए सब कुछ बन रहा है, गॉड, हु इज गॉड, ही और शी इज द क्रिएटर, ठीक है। चलिए एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी में चलते हैं, यानी वैल्यूज क्या होते हैं इनके हिसाब से। देखिए ये फिलॉसफी आप मतलब उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, जैसे आइडियलिज्म रियलिज्म आप हर कहीं पे पढ़ते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी हम कोशिश किए हैं जितने सारे मतलब शॉर्ट पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए। और इसी के बाद भी अगर डाउट होता है तो आप, जैसे कि मैंने कहा था, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डाउट्स वगैरह हम वहां पे डिस्कस करते हैं, आप लाइव इंटरेक्शन में कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। हम लोग इस पे फिर से और एक क्लास हमारे डायरेक्ट क्लास में लेते हैं, लाइव क्लास, वहां पे हम सारे डाउट्स 1 to 1 आपके साथ बातें करेंगे और वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद भी जो डाउट्स रहेंगे उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सियोलॉजी वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज विच आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग आर एक्सेप्टेड बाय पेरेनियलिस्ट, पेरेनियलिज्म हमेशा अनचेंजिंग चीजों पे बिलीव करते हैं, यानी परमानेंट चीजों पे बिलीव करता है, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने हैं उसी को एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही वैल्यू जो कि एब्सोल्यूट है और जो कि अनचेंज्ड है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, जैसे कि आइडियलिज्म में देखा था आपने, वही कोर वैल्यूज है। वैल्यूज आर परमानेंट एंड अनडिस्ट्रक्टेबल, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। फेथ एंड रीजन आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट वैल्यूज विच आर रियल, फेथ विश्वास रखना और रीजन यानी कि कोई कारण खोजना, यही होता है दो सेपरेट रियल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज आर कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड सोसाइटी, अगर हमें इंसानों को और हमारे समाज को डेवलप कराना है, विकसित कराना है, तो फिर हमें सोशल वैल्यूज पे फोकस करना पड़ेगा, सामाजिक मूल्यबोध पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है। एम्स ऑफ एजुकेशन देखिए, सबसे पहला एम ये है यूनिवर्सल एजुकेशन, गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि सभी के लिए एक प्रकार का शिक्षा, जैसे कि आपने देखा था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसमें क्या गया था कि सभी को एक प्रकार का शिक्षा दिया जाएगा। गोल ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है, सभी को एक प्रकार का शिक्षा दिया जाएगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ गॉड बीइंग द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। गॉड का मतलब कुछ सुप्रीम पावर होते हैं, कुछ सुप्रीम सोल होते हैं, कुछ सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। गॉड का मतलब ऐसे नहीं है कि भगवान को ही देखेंगे, ठीक है, उनके कथाओं को समझना, उनके मतलब रचनाओं को समझना ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। द जनरल एम ऑफ एजुकेशन आर टू डेवलप इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज एंड कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। और जनरल एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल यानी कि जो मानसिक मतलब मूल्यबोध है या फिर मानसिक सारे जो चीजें सीखने वाले चीजें हैं उसको अचीव करना, उसके साथ ही साथ मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यबोध को भी विकास करना हमारा लक्ष्य होता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एजुकेशन शुड एनेबल मैन टू अटेन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है अरिस्टोटल के हिसाब से, कि हम कैसे हैप्पीनेस, खुशियां बटोर सकें, और प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता मिल सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्पेक्युलेटिव एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, स्पेक्युलेटिव एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। जब हमारा स्पेक्युलेटिव यानी कि
दूर तक सोच पाना, और आर्टिस्टिक जो कारीगरी में हमारा जो विकास है उसी को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं। करिकुलम पढ़ाएंगे क्या, मतलब हमारे सिलेबस में क्या रहेगा, करिकुलम में क्या रहेगा। पेरेनलिस्ट करिकुलम इज यूनिवर्सल एंड इज बेस्ड ऑन देयर व्यू दैट ऑल ह्यूमन बीइंग पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर। इनका जो करिकुलम भी रहेगा ये भी यूनिवर्सल रहेगा, ये भी हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर। हर एक इंसान के पास लगभग समान प्रकार का ही नेचर होता है, उनका प्रकृति लगभग सेम होता है। दे प्रिफर ए लिबरल करिकुलम, कोई रिजिड, कोई ज्यादा मतलब प्रोफेशनल करिकुलम नहीं चाहिए, बस एक लिबरल करिकुलम चाहिए, बस एक सिंपल सा करिकुलम चाहिए जहां पे सब कुछ इंक्लूड होगा, क्योंकि सभी समान प्रकार से लर्न करते हैं। चाइल्ड शुड बी टॉट सर्टेन बेसिक सब्जेक्ट दैट विल एक्वेंट हिम और हर विद द वर्ल्ड्स परमानेंसेस, यानी कि बच्चे को कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, कुछ बेसिक विषयों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ठीक है, बेसिक होता है, लैंग्वेज, हिस्ट्री, मैथ, नेचुरल साइंस, फाइन आर्ट, फिलोसफी, ये कुछ सिखाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को समझेगा और दुनिया को समझने के लिए ये कुछ बेसिक चीजें उसे पढ़ाने हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, यानी कि LSRW आप कह सकते हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है सिखाना। शुड इंक्लूड ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस विच men थ्रू द एजेस हैव रिफ्लेक्टेड देयर एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट, यानी कि हमें वो चीजें भी पढ़ाने हैं जो अतीत में हो चुका है, जैसे कि बहुत ही अच्छे अच्छे लिटरेचर जो पहले से हो चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि रामायण, महाभारत, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। फिलॉसफी, जो कि पुराने फिलॉसफी, जो कि जैसे कि ये वाला हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये सब पढ़ते हैं। साइंस के बारे में, साइंस का इन्वेंशन कैसे हुआ, कब हुआ। और मेन थ्रू द एजेस हैव रिफ्लेक्टेड, यानी कि बहुत महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं जो कि पुराने जमाने में या फिर एक समय में उन्होंने क्या त्याग दिया है, उन्होंने क्या हमारे लिए किया है, क्यों हम उनको याद करते हैं, और उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि उनका एसेंस हमें पता चले। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसमें आएगा सेल्फ लर्निंग, खुद से पढ़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक मेथड रहेगा, खुद से सीखेंगे। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवर करेंगे प्रॉब्लम को, ढूंढ निकालेंगे सोल्यूशन उसका। लेक्चर मेथड, जैसे आपको पता है, डायरेक्ट मेथड। डिस्कशन मेथड, जहां की डिस्कशन होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में, लेकिन एक चीज नहीं होगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। ये कहते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से टाइम वेस्ट होता है लर्नर का, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पे हटा देने के लिए कहा गया। उसके बाद आते हैं स्कूल, रोल ऑफ स्कूल। स्कूल क्या होता है, स्कूलिंग शुड बी प्रैक्टिकल, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू बिकम वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। स्कूल जो होगा, स्कूलिंग, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा और स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा टू बिकम वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एक वैल्यूएबल मेंबर बनने के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। स्कूल शुड फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। स्कूल को फोकस किया जाएगा ताकि वो क्या कर सकते हैं, बच्चे के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन पता कर सकते हैं, यानी बच्चों को सिखाएंगे कैसे खुद को जान सके, और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन होने का उनको प्रमोट करेंगे। यूनिवर्सल स्कूलिंग इज प्रमोटेड, यूनिवर्सल स्कूल होगा, सभी जगह पे समान प्रकार का स्कूल रहेगा। उसके बाद टीचर क्या होंगे, द टीचर टू द पेरेनलिस्ट इज अ मेंटल डिसिप्लिनेरियन with highly developed logical skills capable of teaching logical thinking and the use of reason to his student। टीचर एक मेंटल डिसिप्लिनेरियन है, यानी कि ऐसा एक इंसान है जो कि डिसिप्लिनेरियन, यानी कि डिसिप्लिन लागू करता है, खुद भी डिसिप्लिन होता है और बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन वो क्रिएट कराता है, और जहां पे उसके पास लॉजिकल स्किल होगा, ठीक है, तार्किक उनके पास कलाएं होंगे। उसके बाद उनके पास एक टीचिंग मतलब कैपेबिलिटी होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगा, और बच्चों के बारे में वो सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी टू वॉक विद द नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स रीजन, यानी कि उनके पास वो एबिलिटी होगा जहां पे वो स्टूडेंट का नेचुरल टेंडेंसी, यानी कि सभी स्टूडेंट का कुछ नेचुरल चीजें होते हैं, प्राकृतिक मतलब प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होते हैं, उनको समझ सके। He must serve as a benevolent taskmaster, exercising the minds of the student in order to help them develop their rational faculties। यानी कि वो एक टास्क मास्टर होगा, बेनेवोलेंट टास्क मास्टर, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली वो बच्चों को काम देगा और काम हासिल करेगा और सभी स्टूडेंट्स के माइंड को एक्सरसाइज कराएगा, जिससे उनका दिमाग और भी शार्प हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ लर्नर, लर्नर क्या होगा, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को, द स्टूडेंट इज सीन एज अ रैशनल बीइंग विद टेंडेंसी टुवर्ड्स ट्रूथ एंड नॉलेज। स्टूडेंट एक रैशनल बीइंग होता है वैसे ही, जहां पे वो सच्चाई के ओर और ज्ञान की ओर बढ़ता है। ही और शी मस्ट अटेन स्पिरिचुअल रियलिटी, उसके अंदर आध्यात्मिक जो यानी सच्चाई है वो हम पुट करेंगे, उनको सिखाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अगेन गाइज, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये भी एक वर्ड है, इससे क्या पता चलता है, देखिए रिकंस्ट्रक्शनिज्म, रिकंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, कुछ नया बनाना। रिकंस्ट्रक्ट यानी कि कुछ चीजों को फॉर्म करना, फिर से बनाना, ठीक है, रिफॉर्म करना, कुछ चेंज लाना, ठीक है। तो देखिए रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रेसिविज्म और प्रोग्रेसिविज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म पहले आया, फिर आया उससे प्रोग्रेसिविज्म, फिर थोड़ा सा बदल के उसको रिकंस्ट्रक्शनिज्म बना दिया गया। प्रैग्मेटिज्म यानी चेंज, प्रोग्रेसिविज्म यानी चेंज, तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म मतलब भी चेंज ही होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, थियोडोर ब्रामिल्ड इज द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म। थियोडोर ब्रामिल्ड जो है ये फादर माने जाते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म में। ही रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ आइदर ह्यूमन एनिहिलेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन क्रुएल्टी और द कैपेसिटी टू क्रिएट बेनिफिशिएंट सोसाइटी यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कंपैशन। यानी कि ये कहते हैं कि सोसाइटी को फिर से क्रिएट करना थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एज वेल एज ह्यूमन कंपैशन इज पॉसिबल। यानी कि अगर हम चाहें तो दुनिया को फिर से बदल सकते हैं, पोटेंशियल वो होता है, ठीक है। इट इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट विद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, समटाइम्स टर्म्ड सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो मतलब जबकि ये बात करता है समाज को बदलने के लिए, सामाजिक बदलाव लाने के लिए, इसीलिए कभी कभी इसको सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी कहा जाता है। ये कहते हैं सोसाइटी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो सकता है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू चेंज सोसाइटी टू कन्फर्म द बेसिक आइडियल्स ऑफ द पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इन पावर। इसका ये मकसद है कि कैसे हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं और जिससे हमारे पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल जो आइडियल्स है, जो बेसिक रूल्स है या फिर बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिकंस्ट्रक्शनिज्म के? इट इज मेंट टू क्रिएट एन यूटोपियन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो कोई इमेजिनेटिव कह सकते हो, इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, काल्पनिक होता है इमेजिनेटिव। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसका प्रिंसिपल है कि हम एक काल्पनिक दुनिया, जैसे कि गांधी जी ने कहा था राम राज्य, ठीक है, वैसा एक काल्पनिक समाज हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। इट एम्फसाइज्ड ऑन सोशल नीड्स ऑफ मैन एंड सोशल रिफॉर्म। हमारे सामाजिक जरूरतें और सामाजिक बदलाव के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। एजुकेशन मस्ट अंडरटेक द सोशल टास्क विदाउट डिले। मतलब कि शिक्षा क्या करना चाहिए, सामाजिक जो जितने सारे काम है उसको अंडरटेक करना चाहिए विदाउट डिले, देरी मत किए हुए। सोशल ऑर्डर मस्ट बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो हमारा सामाजिक जो ऑर्डर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी इससे डिप्राइव ना हो, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा ना हो। मीन्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन मस्ट बी फैशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द बिहेवियरल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी। यानी कि जो शिक्षा का लक्ष्य होगा और शिक्षा का जो जरिया होगा ये सब कुछ साइकोलॉजी के द्वारा होगा, यानी साइकोलॉजी के आधार पर होगा, बिहेवियरल साइंस के आधार पर होगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस शुड बी प्रोपागेटेड। इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब सभी लर्निंग जो भी अभी सीख रहे हैं ये सब कुछ अपने अंदर इंटर रिलेटेड होना चाहिए, सभी का एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या है, देखिए रियलिटी क्या है। रियलिटी कहता है सोसाइटी एंड देयर नीड्स आर रियल टू द रिकंस्ट्रक्शन। समाज रियल है, उसके जरूरतें रियल है और यही सबसे ज्यादा बड़ा रियल है। सोशल चेंज, सोशल कोहेशन, सोशल प्रॉब्लम्स आर मोर रियल देन एनीथिंग अदर। यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी चीज हमारे लिए बड़ा नहीं है, बस बड़ा तो है कौन है, सोसाइटी है, यानी समाज है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक जो सुविधाएं हैं, सामाजिक दुविधाएं हैं, ये सब कुछ हमारे लिए रियल है। सोसाइटी इज टू बी कंस्ट्रक्टेड और रिकंस्ट्रक्टेड एज पर द नीड ऑफ द आवर। यानी कि सोसाइटी अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको बदला जाना चाहिए।
इट इज बेस्ड ऑन सम उटोपियन आइडियल्स ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के जो काल्पनिक मतलब कुछ आइडियल्स को लेकर के ये फिलॉसफी बना था, रियलिटी बना था। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज। नॉलेज क्या है? सोशल नॉलेज इज रियल नॉलेज। समाज से जो ज्ञान मिलता है वही रियल है। What we experience from the society and about the society are real। हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं हमारे समाज से और हमारे समाज के बारे में जो जानते हैं वही रियल है। एजुकेशन हेल्प्स टू गेन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। एजुकेशन मदद करता है हम सोसाइटी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, उसको समझें और स्किल्स, एटीट्यूड ये सब कुछ बदला जा सकता है। जबकि हम एक क्या करेंगे, एक दुनिया में एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता को जन्म देंगे, एक सभ्यता नया बनाएंगे। ठीक है। वैल्यूज क्या होते हैं? सोशल वैल्यूज रियल होते हैं डेफिनेटली। सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पीस, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन शुड अवेकन स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस एंड एंगेज देम एक्टिवली टू पार्टिसिपेट इन एराडिकेटिंग सोशल प्रॉब्लम। यानी कि स्टूडेंट को हमें कॉन्शियस कराना है, उसे समझाना चाहिए और एंगेज करना चाहिए कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे हम हटा सकते हैं, उसके बारे में उन्हें बता सके और उन्हें पार्टिसिपेट करा सके। टू इंप्रूव एंड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी एंड टू एडुकेट फॉर चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। यानी कि सोसाइटी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सके, कैसे इंप्रूव कर सके और बच्चों को पढ़ाएंगे इस तरीके से जैसे वो सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं इन फ्यूचर। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि नॉलेज और स्किल जो है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। टू कल्टिवेट अ प्लानिंग एटीट्यूड लाइक अ सोशल इंजीनियर, और सभी स्टूडेंट्स को हम एक सोशल इंजीनियर मानेंगे, सामाजिक एक इंजीनियर है क्योंकि वो समाज को बदलने जा रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, लर्नर का पर्सनैलिटी डेवलप कराना है। और एस्टेब्लिश न्यू सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में एक नया ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें बच्चों का स्किल डेवलप कराना है, नॉलेज डेवलप कराना है। उसके बाद आते हैं करिकुलम। करिकुलम में क्या रहेगा? करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लक्ष्य के अनुसार हमें करिकुलम बनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए करिकुलम, एक सोसाइटी है जहां पे सभी स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बनाना, तो करिकुलम कैसे बनाना होगा? हमें उसी तरीके से पढ़ाई उन्हें देना पड़ेगा जिससे वो डॉक्टर बन सकते हैं। हम वो नहीं बनाएंगे बल्कि ये बनाएंगे कि कैसे वो इंजीनियर बन सकते हैं, कैसे वो लॉयर या फिर सिंगर बनेंगे। इस तरीके से अगर करिकुलम करेंगे तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नीड्स। एन आइडियल करिकुलम कंटेन्स सोशल इश्यूज एंड सर्विसेज। एक अच्छा करिकुलम जिसमें सोशल इश्यूज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वही एक अच्छा करिकुलम हम मानते हैं। इट शुड इंक्लूड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल इश्यूज। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी होना चाहिए और इंटरनेशनल इश्यूज भी उनमें होने चाहिए करिकुलम में। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि वहीं पे सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ देखने को और पढ़ने को मिलेगा। करिकुलम मस्ट हैव यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। करिकुलम का कोई यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसको कहीं पे भी हम इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी बदल सकते हैं ऐसा होना चाहिए। और एफिशिएंसी होना चाहिए, उसमें वो काबिलियत होगा जिससे हम सोसाइटी को समझ सकते हैं या फिर स्टूडेंट अच्छे से उसको समझ सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग, किससे पढ़ाएंगे, किससे सिखाएंगे। फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड सभी को पता है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब बैठ के सीखते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीख सकते हैं। और प्ले वे मेथड से सीख सकते हैं। स्कूल क्या है? स्कूल शुड थिंक ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोपागेट द सेम। स्कूल हमेशा सोशल चेंज के बारे में सोचना चाहिए और इसको प्रोपागेट यानी आगे बढ़ाना चाहिए। इट विल एक्ट एज एन एजेंसी फॉर सोशल फॉर्मेशन। स्कूल एक एजेंसी है जो कि सोसाइटी में बदलाव लाएंगे। कम्युनिटी सपोर्ट इज हाईली एसेंशियल इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन। कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए अगर हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं, वो भी थ्रू एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद टीचर क्या है? टीचर शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन एज वेल एज द सोसाइटी, दस दे आर टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्योंकि वो देश का भविष्य और समाज का भविष्य बना रहे हैं। दे आर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, वो सोशल चेंज के एक एजेंट्स हैं। दे आर द आइडियल्स फॉर सोशल चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल प्रॉब्लम। वो उनको लोग मानते हैं, अरे वाह वो देखो टीचर है, उसके पास कितने सारे आइडियल्स हैं, वो पंक्चुअल है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो मतलब एथिकल है, सब कुछ चीज़ें, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सब कुछ चीज़ें जो हम उनसे सीखते हैं। तो दे विल एक्ट एज आइडियल्स फॉर सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम डीलिंग। दे एनकरेज
student to diagnose the social problem and help them to take necessary step for resolving these issues. वो टीचर जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कैसे वो सोशल प्रॉब्लम को समझ सके, जितने सारे सामाजिक प्रॉब्लम है उसको समझ सके और कैसे उसको सॉल्व कर सके. उसके बाद लर्नर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आर टू बी ओरिएंटेड फॉर ए स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड अराउंड देम, यानी कि उन्हें हमें ओरिएंट करना चाहिए कैसे वो अपना फ्यूचर को और भी बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. दे आर टू एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है. दे आर द डायरेक्ट एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज की डायरेक्ट एजेंट्स हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अभी चलते हैं एमसीक्यूज पर. तो पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, पेरेनियलिज्म स्टैंड्स फॉर. पेरेनियलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशल चेंज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, बोथ बी एंड सी. सोच समझ के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, पॉज करके आंसर कीजिए. हम आंसर देखते हैं इसका क्या है, बोथ बी एंड सी. क्योंकि सोशल चेंज की बात रिकंस्ट्रक्शनिज्म में किया गया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पेरेनियलिज्म में कहा गया और डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी कहा गया है. ठीक है, तो पेरेनियलिज्म स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म. कौन सा इनमें से एक रिकंस्ट्रक्शनिज्म का लक्ष्य नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए अच्छी तरीके से. बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इसका क्या लक्ष्य है, लेकिन यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है. तो जो होंगे वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो नहीं होगा वो सामने निकल के आ जाएगा. चलते हैं इसका आंसर, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए. इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट. हमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बल्कि स्टूडेंट एटीट्यूड डेवलप कराना है, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना है और सोशल वैल्यूज को भी अपडेट कराना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ पेरेनियलिज्म. पेरेनियलिज्म के फादर कौन है? एरिस्टोटल, सेंट थॉमस एक्विनस, एफ.डब्ल्यू. पार्कर, थियोडोर ब्रामिल्ड. बताइएगा इसका आंसर क्या है, पॉज करके आंसर कीजिए. सो इसका आंसर है सेंट थॉमस एक्विनस, जो कि इसके फादर है. ठीक है, हु सेड गॉड इज डेड, किसने कहा था भगवान मर चुके हैं? थियोडोर ब्रामिल्ड, फ्रेडरिक नेट्स, सोरेन किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्ट्रे. चलिए आंसर करिए पॉज करके. तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक नेट्स. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ लर्निंग फॉर पेरेनियलिस्ट. पेरेनियलिस्ट के लिए कौन सा इनमें से एक मेथड ऑफ लर्निंग नहीं है? नहीं है पूछा गया, विच इज नॉट. डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड, इनमें से कौन सा नहीं है? पॉज करके आंसर करिए. अगर आपने सुना होगा अच्छी तरीके से जब मैंने पढ़ाया तो आप ये आंसर्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पे कहा था आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करता है, टाइम वेस्ट करता है स्टूडेंट्स का, इसीलिए इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिजेक्ट किया था. इसीलिए ये मेथड एक नहीं होगा. इट इज नॉट ए मेथड ऑफ लर्निंग फॉर पेरेनियलिस्ट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो देखिए आज का टिक क्या है, द गोल इज नॉट फार टू अचीव, यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग इट. ठीक है, गोल आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बस आप इसको देख नहीं रहे हो. अब अगर एक बार आपने सेट कर लिया तो आप इसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो. चलिए, फ्रॉम एडुचेंट्स, thank you for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you once again.